नमस्कार दोस्तों। तो आज से हम यूपी पीसीएस में जो विगत वर्षों में प्रश्न आए हैं तो उनके सब्जेक्ट वाइज अलग अलग से वीडियो अपलोड करने का कोशिश कर रहा हूँ। तो इसी कड़ी में आज है भारतीय इतिहास। तो भारत के इतिहास से कितने प्रश्न आते हैं और प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक से कितने कितने प्रश्न आते हैं, इसका भी अंदाज़ा हमें सॉल्व करते समय मिलेगा। तो आइए चलते हैं पहले प्रश्न पर। सबसे पहला प्रश्न है प्राचीन इतिहास से। सूची 1 को 2 से मिलाना है। एक तरफ दिया हुआ हड़प्पीय स्थल और दूसरी तरफ उसकी स्थिति, वर्तमान स्थिति दी हुई है। तो मांडा जम्मू कश्मीर में है और दायमाबाद महाराष्ट्र में है, कालीबंगा राजस्थान में है और राखीगढ़ी हरियाणा में है। ये 2012 का प्रश्न है। अब दूसरा देखते हैं। चलिए इसको एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। मांडा जम्मू कश्मीर, दायमाबाद महाराष्ट्र, कालीबंगा राजस्थान और राखीगढ़ी हरियाणा। दूसरा क्वेश्चन है वैदिक नदियां हैं और उसके आधुनिक नाम है। तो कुभा नदी काबुल नदी को कहा जाता था, पुरुषनी नदी रावी को कहा जाता था, सदानीरा गंडक को और सुरतुंडी सतलज को कहा जाता था। सुतुद्री सतलज को कहा जाता था। अब नेक्स्ट देखते हैं तीसरा नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था? तो निरंजना नदी पर बोध गया स्थित था। दरअसल अभी इसका नाम फल्गु नदी है। 2 छोटी छोटी धाराएं निकलती है, एक का नाम निरंजना है और दूसरा का नाम मोहना है। तो दोनों निरंजना और मोहना मिल करके फल्गु नदी बन जाती है, जिसे पहले क्या कहा जाता था? निरंजना नदी। अच्छा, फोर्थ नंबर है जो सही सुमेलित नहीं है उसे ढूंढना है। तो जो सही है पहले उसे देख लेते हैं। सौंदरानंद अश्वघोष के द्वारा लिखी हुई रचना है, मुद्रा राक्षस विशाखदत्त द्वारा लिखी हुई रचना है और मालविकाग्निमित्रम कालिदास की रचना है। जबकि कर्पूर मंजरी हर्ष की नहीं, राजशेखर की रचना है। राजशेखर कौन थे? गुर्जर प्रतिहारों के दरबारी कवि थे राजशेखर, और इन्होंने लिखी थी रचना जिसका नाम है कर्पूर मंजरी। 5 पुंड्रवर्धन भुक्ति अवस्थित थी। तो पुंड्रवर्धन भुक्ति उत्तर बंगाल में अवस्थित थी। तो विकल्प ए इसका सही आंसर है। 6 नंबर, वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंहल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था? तो कुलोतिंग प्रथम जो थे उससे जुड़ी हुई ये घटना है। ये चोल राजा थे कुलोतुंग फर्स्ट। इन्होंने, दरअसल हुआ ये कि श्रीलंका के राजा थे विजय बाहु। उन्होंने क्या किया कि खुद को स्वतंत्र घोषित कर लिया। तो कुलोतिंग प्रथम ने मतलब कोई कटुता का प्रदर्शन नहीं किया इसके बजाय, और अपनी पुत्री का शादी उनके बेटे से कर दिया जिनका नाम था बिरेप्पे रुमाल से शादी कर दिया अपनी पुत्री का। कौन? कुलोतुंग प्रथम। अब क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन महाभारत के तेलुगु अनुवादों के लिए विख्यात हैं? तो महाभारत का तेलुगु अनुवाद से संबंधित नन्नय भी हैं और टिक्कन भी हैं। दरअसल नन्नय ने शुरू किया था और टिक्कन इसको जारी रखे, लेकिन ख़त्म किसने किया? तो ख़त्म एर्रन ने किया था। तो ध्यान रखना है, नन्नय, टिक्कन और एर्रन तीनों व्यक्ति का संबंध महाभारत के तेलुगु भाषा में अनुवाद से है संबंधित। 8 नंबर, अशोक का समकालीन तुरमय कहाँ का राजा था? तो तुरमय मिस्र का राजा था उस समय। वैसे 1-2 और है, जैसे कि तुरमय मिस्र के उस समय राजा थे, अंतियोक सीरिया के राजा थे और अत्तिकिन मैसिडोनिया के राजा थे। ये सब अशोक के समकालीन हैं। 9 नंबर, अच्छा देखिए, जो व्याख्या जो काम का है ना उसको मैंने जो अब पहले से हाईलाइट कर रखा है, तो जो काम का है उसको मैं पढ़ दे रहा हूँ। अब सारा पढ़ूंगा तो वीडियो तो एक ग्रंथ बन जाएगा, तो वो फिर बोरिंग लगेगा। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन से संगम पत्तन पश्चिमी तट पर स्थित थे? तो संगम काल में जो पश्चिमी तट पर पत्तन था वो इस विकल्प में से तोंडी था और मुसीरी था। तोंडी और मुसीरी। इसके अलावा भी कई पत्तन थे। अब जैसे देखिए इसके पीछे कहानी क्या है, कैसे पता चलता है कि पत्तन था संगम काल में पश्चिमी तट पर? तो एक अज्ञात ग्रीक नाविक थे, इन्होंने एक रचना की। उस अज्ञात ग्रीक नाविक ने पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। तो उसी पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी पुस्तक में कई बंदरगाहों की सूचना मिलती है, जिसमें से 2 तो ऑप्शन में ही था, तोंडी और मुसीरी। इसके अलावा 2 और है जो पश्चिमी तट पर के ही बंदरगाह थे, नौरा और नेलिसिंडा। तो ध्यान रखना, नौरा, तोंडी, मुसीरी और नेल्सिंडा ये पश्चिमी तट पर संगम काल में बंदरगाह थे भारत में। तो देखिए 9 क्वेश्चंस थे, सॉरी अच्छा अभी और क्वेश्चंस हैं, नहीं 9 क्वेश्चन, कुल मिला के 9 क्वेश्चन थे प्राचीन भारत से 2012 में मध्यकालीन। अच्छा, ये पूरा 2020 तक आते आते एक आइडिया मिल जाएगा कि इतिहास से कितने प्रश्न आते हैं और इतिहास में भी प्राचीन से कितने, मध्यकालीन से कितने, आधुनिक से कितने आते हैं।
मध्यकालीन इतिहास का क्वेश्चन 10वां नंबर है। किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ था? तो अंतिम खलीफा का नाम पूछे तो अलाउद्दीन मसूद शाह के सिक्कों पर अंतिम खलीफा का नाम अंकित हुआ था। वैसे इल्तुतमिश के सिक्कों पर भी बगदाद के खलीफा का नाम अंकित मिलता है, लेकिन थोड़ा सा व्याख्या देखते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है। बगदाद के अंतिम खलीफा अल मुस्तसीम थे। यह 1242 से 58 तक खलीफा रहे थे। तो इन्हीं का नाम अलाउद्दीन मसूद शाह के सिक्कों पर मिलता है। किसका नाम? अल मुस्तसीम का। लेकिन फिर देखिए नेक्स्ट लाइन क्या लिखा हुआ। इल्तुतमिश के सिक्के पर खलीफा अल मुस्तनसीर, उनका नाम मुस्तसीम था, ये मुस्तनसीर हैं, जो 1226 से 42 तक खलीफा रहे थे। तो जो अंतिम खलीफा थे मुस्तसीम, उनके पहले के खलीफा का नाम इल्तुतमिश के सिक्कों पर मिलता है, जबकि जो लास्ट खलीफा थे बगदाद के अलाउद्दीन के मसूद शाह के सिक्कों पर उनका नाम मिलता है। 11 नंबर, वह प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनको अकबर ने बहुत सम्मानित किया था? तो हरिविजय सूरी जैन आचार्य थे, इनको अकबर ने जगत गुरु की उपाधि दी थी। 12 नंबर, निम्नलिखित में से कौन जहांगीरी चित्रकार थे? तो जहांगीर के काल में चित्रकार अबुल हसन और अकारिजा, ये विकल्प में से है, इसलिए 2 और 3 विकल्प बी हो जाएगा। और भी कुछ चित्रकार थे, थोड़ा देखते हैं और कोशिश करते हैं, इसको फोकस करने पर रिमेंबर हो जाता है, तो थोड़ा देखते हैं फोकस करके। अबुल हसन और अकारिजा तो 2, देखिए मैं इसे गोल किया हूँ, 2 तो है ही ऑप्शन में। इसके अलावा एक उस्ताद मंसूर थे, ये पक्षी के चित्रकार थे। मंसूर में ऊपर बिंदु है, पंछी में ऊपर बिंदु है, ऐसे करके याद रखिए, उस्ताद मंसूर। इसके अलावा फिर फर्रुख बेग और बिशन दास, 2 ये हैं। फिर 2 मोहम्मद नाम से हैं, मोहम्मद नादिर और मोहम्मद मुराद। और इसके अलावा फिर 3 हैं जो एक ही साथ याद रख लीजिए, मनोहर माधव गोवर्धन। तो मनोहर माधव गोवर्धन 3 ये हो गया, मोहम्मद नादिर मोहम्मद मुराद 2 ये हो गया, 3 2 5। और 2 ऑप्शन में है अबुल हसन अकारिजा, और एक पंछी के उस्ताद मंसूर और फर्रुख बेग बिशन दास। थोड़ा बार बार ऐसे रिवीजन करने से ज़रूर जहन में आ जाएगा, कम से कम याद ना रहे तो ऑप्शन देख के समझ में आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ है 13 नंबर। अब आधुनिक भारत में आ गया। मध्यकालीन से देखिए 2012 में कम क्वेश्चन था, लिखा हुआ है। देखिए कुल मिलाकर के ना 20 से 25 क्वेश्चंस जो एग्जाम्स दे रहे हैं बहुत सालों से, उनका सामान्य ये मानना है कि हाँ 20 से 25 क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के सारे सेगमेंट में से डायरेक्टली इनडायरेक्टली जरूर क्वेश्चंस आ जाते हैं प्रतिवर्ष। तो देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? तो जो मराठा क्षेत्र था, मराठा क्षेत्र उसके मृत्यु के समय ताराबाई के हाथों में था। कहानी क्या है? ताराबाई से पहले राजा राम मराठा शासन के हेड थे, लेकिन उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उनकी विधवा पत्नी जो ताराबाई थी, उनका 4 वर्षीय पुत्र था, उसी को, उसका नाम था शिवाजी द्वितीय, उसी को गद्दी पर बैठाई और फिर मुगलों से स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा। तो यही हो गया कि औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व ताराबाई के हाथों में था। 14 नंबर, राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी? तो अकबर द्वितीय ने दी थी। अकबर द्वितीय ने ही राम मोहन राय को राजा राय की उपाधि दी थी। क्यों? क्योंकि उनके पेंशन के सिलसिले में अकबर द्वितीय के प्रतिनिधि बन करके राम मोहन राय 1830 में इंग्लैंड गए थे ब्रिटिश शासन से कहने के लिए पेंशन के संबंध में, इसीलिए उनको राजा की उपाधि दी गई। 15 नंबर, निम्नलिखित कॉलेजों में से सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई थी? तो देखिए जो विकल्प है उसमें से सबसे पहले स्थापना हिंदू कॉलेज कलकत्ता की हुई थी। 1817 में हिंदू कॉलेज कलकत्ता की स्थापना हुई है। किसने की? राजा राम मोहन राय ने डेविड हेयर के सहयोग से की थी। ये तो हो गया। अब थोड़ा सा इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए इसमें व्याख्या में लिखा हुआ है मेयो कॉलेज की स्थापना 1875 में अजमेर में हुई थी। मेयो कॉलेज ऑप्शन में था तो इसीलिए लिया हुआ है। मेयो कॉलेज की स्थापना 1875 में अजमेर में हुई थी। अब लुसेंट में 1872 लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि मेयो का काल 75 तक था ही नहीं। तो अब इसको थोड़ा देख लेने वाली बात है, आप देख लीजिएगा, उस लुसेंट के इतिहास बुक में है लिखा हुआ। खैर अब 1-2 फैक्ट और है। मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1875 में हुई है अलीगढ़ में, और दिल्ली कॉलेज की स्थापना 1824 में हुई है। तो और एक चीज़ और है कि 1875 में आर्य समाज की स्थापना हुई थी दयानंद सरस्वती के नेतृत्व में, तो ये बात ध्यान रखनी है। वैसे एक फैक्ट तो कम से कम याद रखिएगा कि हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817 में डेविड हेयर के सहयोग से राजा राम मोहन राय ने की थी। अच्छा 16 नंबर क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है। शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु कितनी थी? तो 14 वर्ष और 18 वर्ष। ये तो समान बात है, सबको याद होगा। मेन बात यह है कि शारदा अधिनियम आया था किसके काल में? तो ये आया था इरविन के काल में, ध्यान रखना है, लॉर्ड इरविन के काल में।
थोड़ा सा व्याख्या देख लीजिए, फिर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। व्याख्या ये है कि जो शारदा एक्ट है वो अजमेर के एक निवासी थे और शिक्षाविद भी थे दरअसल, डॉक्टर हरविलास शारदा नाम था उनका। तो इनके सहयोग से ही, मतलब इनके प्रयत्न से ही ये इरविन के काल में ये एक्ट आया था, जिसमें लड़कियों की न्यूनतम शादी की उम्र 14 वर्ष तय की गई और लड़कों की 18 वर्ष। अब आपसे क्वेश्चन ये है कि इस एक्ट के पहले एक एक्ट आया था, एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट, तो उसमें लड़कियों की न्यूनतम आयु शादी की कितनी थी और किस वायसराय के काल में आया था या किस गवर्नर जनरल के काल में आया था, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। यदि आपने स्क्रीन पर देखा होगा गौर से तो ज़रूर आप बता देंगे, क्योंकि वहाँ पे हिंट था। 17 नंबर सूची 1 को 2 से मिलाना है। एक तरफ समाचार पत्र है और दूसरी तरफ उसकी भाषा है, तो मैं सिर्फ पढ़ देता हूँ। भारत मित्र हिंदी भाषा का समाचार पत्र रहा है, राष्ट्रमित्र मराठी भाषा, राष्ट्रमत मराठी भाषा का, और प्रजामित्र गुजराती भाषा का, नायक बंगाली भाषा का। मैं एक बार फिर से पढ़ देता हूँ। भारत मित्र हिंदी भाषा, राष्ट्रमत मराठी भाषा, प्रजामित्र गुजराती भाषा, नायक बंगाली भाषा। आप इसको ना बार बार सुनते रहिए, कुछ कर रहे हो, खाना बना रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, आप आराम से सुनते रहिए, बार बार धीरे धीरे अपने आप याद हो जाएगा ये। और वैसे तो अगर आपके पास PDF है तो वीडियो को सुनिए और टिक लगाते रहिए, तो कंसंट्रेशन के साथ याद रहेगा। अब देखिए 18 नंबर, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? तो अकबर बादशाह था। जिस समय लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो रही थी, उसमें भारत का बादशाह अकबर था। 19 नंबर, वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? तो विट्ठल भाई पटेल थे। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष कौन थे? विट्ठल भाई पटेल। अच्छा, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20, 1937 के चुनाव के पश्चात यूपी में गठित मंत्रिमंडल में किसको वित्त विभाग सौंपा गया था? अब देखिए, जो 28 महीने की सरकार बनी थी यूपी में, जो चुनाव हुआ था 1935 अधिनियम के बाद, भारत शासन अधिनियम, तो उसमें प्रधानमंत्री अगर पूछे तो गोविंद वल्लभ पंत, जो विकल्प ए में है। लेकिन इसमें पूछा क्या है, वित्त विभाग किसको सौंपा गया था? तो रफ़ी अहमद किदवई को सौंपा गया था। अच्छा, एक प्रश्न और है। अच्छा, प्रश्न क्या मैं बता देता हूँ क्योंकि व्याख्या आगे पढ़ूंगा। तो अगर कानून और वित्त मंत्री, कानून मंत्री अगर पूछे, न्याय और कानून मंत्री, तो कैलाशनाथ काटजू, देखिए लिखा हुआ है, प्रधानमंत्री गोविंद वल्लभ पंत को और कानून एवं न्याय मंत्री कैलाशनाथ काटजू को, जबकि वित्त विभाग रफ़ी अहमद किदवई को सौंपा गया था। तो तीनों महत्वपूर्ण हैं, यूपी से विशेष से है, तो कभी भी पूछ सकता है क्वेश्चन को। क्वेश्चन ये सूची 1 सूची 2 को मिलाना है फिर से 21 नंबर में। तो एक साइड कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, दूसरे साइड उनके अधिवेशन हैं। तो देखिए, डॉक्टर M.A. अंसारी, ये मद्रास में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1927 में, तो ये इसी से मिल जाएगा। इसके अध्यक्ष थे पुरुषोत्तम दास टंडन, 1950 में नासिक के कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। सरोजनी नायडू कानपुर में 1925 के कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष थे। और सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा 1938 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ तो उसके अध्यक्ष थे। अब थोड़ा थोड़ा इससे रिलेटेड ना कुछ कुछ खास है, इसीलिए इसको चुना गया है। देखिए, सबसे पहला ये कि सुभाष चंद्र बोस तो 1938 के हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष थे ही, 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन के भी वो अध्यक्ष थे। लेकिन इससे पहले 38-39 हो गया, 1937 में फैजपुर में अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का। ये किस लिए प्रसिद्ध है? क्योंकि एकमात्र ये गांव में हुआ था, गांव में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था फैजपुर में 1937 में, और इसके अध्यक्ष थे उस समय जवाहरलाल नेहरू। अच्छा, दूसरा है सरोजनी नायडू, जो 1925 का कानपुर में अधिवेशन के अध्यक्ष थे। ये क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि पहली ये भारतीय महिला थी जो किसी भी राष्ट्रीय अधिवेशन, कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन की अध्यक्षा थी। ये तो भारतीय बोल रहा हूँ, महिला में सबसे पहला पूछे तब तो एनी बेसेंट, लेकिन भारतीय महिला तो सरोजिनी नायडू। अच्छा, पुरुषोत्तम दास टंडन, ये 1950 में चूँकि हुआ है, गणतंत्र होने से थोड़ा सा पहले, या शायद उसी के आसपास, इसीलिए 1950 में लुसेंट में सबसे अंतिम में नाम इनका लिखा हुआ है, पुरुषोत्तम दास टंडन 1950 में, तो नासिक में ये है। डॉक्टर M.A. अंसारी, थोड़ा एक महत्वपूर्ण बात है, 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर M.A. अंसारी। 1927 में ही कांग्रेस ने पूर्ण स्वाधीनता की मांग की थी। ध्यान रखिए, मैं पूर्ण स्वराज नहीं कह रहा हूँ, पूर्ण स्वाधीनता की मांग कह रहा हूँ। पूर्ण स्वराज की मांग तो 1929 में लाहौर के अधिवेशन में हुआ था, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो वीडियो थोड़ा कंसेप्ट के लिए कन्फ्यूजन हो तो थोड़ा धीमा कर लीजिए, नहीं तो वैसे तो आप 1.25 में भी स्पीड करके देख सकते हैं। 22 नंबर,
किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तो चार्टर एक्ट जो 1833 आया था उसके थ्रू ही ये हुआ है। विकल्प ए इसका आंसर। क्या हुआ था? देखिए व्याख्या। चार्टर एक्ट 1833 की में जो मुख्य धारा थी, धारा नंबर 87, धारा संख्या 87, उसमें क्या कहा गया था? पहली बार ये कहा गया कि किसी भी भारतीय अथवा क्राउन की देशज प्रजा को अपने धर्म, जन्म स्थान, वंशानुक्रम, वर्ग, ध्यान दीजिएगा 4 बातें हैं, धर्म, जन्म स्थान, वंशानुक्रम और वर्ग, इनमें से किसी एक कारण के बस भी कंपनी के अधीन किसी भी स्थान, पद या सेवा के अयोग्य नहीं माना जा सकेगा। तो ये पहली बार ऐसा हुआ था। अब 23 नंबर देखते हैं। प्रथम महायुद्ध के दौरान कहाँ पर भारत की एक अनंतिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? तो प्रथम महायुद्ध कब हुआ था? 1914 में। तो 1915 में अफगानिस्तान में एक अनंतिम सरकार, मतलब कि एक अस्थायी सरकार बनी थी भारत की, अस्थायी भारत सरकार अफगानिस्तान में बनी थी। कब? 1915 में। इसके प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति थे राजा महेंद्र प्रताप, और प्रधानमंत्री कौन थे? बरकतुल्ला। तो ध्यान रखना, बरकतुल्ला प्रधानमंत्री थे उस अस्थायी सरकार के। 24 नंबर देखिए क्या लिखा हुआ है। निम्नलिखित में से किन आंदोलनों ने महिलाओं को घर की 4 दीवारी से बाहर निकाला? तो वैसे तो ये चारों जो लिखा हुआ है, स्वदेशी आंदोलन, होम रूल आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, चारों के माध्यम से महिलाओं को ये अवसर मिला कि वो घर से बाहर, 4 दीवारी से बाहर निकलें। लेकिन अगर सबसे पहले किसने ऐसा करने का अवसर दिया महिलाओं को, तो स्वदेशी आंदोलन। ध्यान रखना है। स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था ये आप बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में। तो देखिए ये 2012 का कंप्लीट हो गया। अब देखिए 2013 का इतिहास का क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले प्राचीन इतिहास का। अब जब 2013 का कर रहा हूँ ना, तो मन में कंपेयर कीजिए कि किस पोर्शन से कमा बढ़ा है क्वेश्चन और कैसे क्वेश्चन दे रहे हैं, कितने क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली। ये विश्लेषण के बिंदु हैं। अब देखिए पहला क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ। निम्नलिखित में से कौन अलवार संत नहीं था? तो ऑप्शन जो दिया है उसमें से तिरुज्ञान अलवार संत नहीं था, लेकिन तो कौन था? तो पोयगई, पूडम और तिरुमंगई। पोयगई, पूडम और तिरुमंगई ये संत के नाम हैं और अलवार संत के नाम हैं। वैसे मैं बता दूं कि अलवार संतों की संख्या 12 थी, और इसमें से सबसे महत्वपूर्ण जो फैक्ट है उस 12 में से एक थी अंडाल। अंडाल एक महिला संत थी, और अंडाल जो महिला संत थी, अलवार संत, महिला अलवार संत, इसको दक्षिण भारत की मीरा कहा जाता है अंडाल को। तो ये महत्वपूर्ण है। दूसरा प्रश्न, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? तो सुभद्र था। देखिए इसके पीछे कहानी क्या है। दरअसल जीवन के अंतिम वर्षों में ना महात्मा बुद्ध अपने एक शिष्य के यहाँ गए थे। उस शिष्य का नाम था चुंद रहता था पावा में, अभी उसको पावापुरी कहते हैं, बिहार शरीफ के आसपास है, बिहार में। तो वहाँ जब गए तो उनको एक भोज पदार्थ खिलाया गया जिसका नाम था शुकर माधव। मेरा अनुमान है कि उसे शायद खीर उर को बोलते होंगे उस समय, शुकर माधव, लेकिन अनुमान है, फैक्ट नहीं है, शुकर माधव। अब देखिए शुकर माधव से उनको अतिसार नामक रोग हो गया। अब वहाँ से वो चले गए, कहाँ से? पावा से कुशीनगर चले गए। अब कुशीनगर में ही इन्होंने, कहते हैं कि अंतिम उपदेश सुभद्र को दिया था, अंतिम उपदेश के रूप में। तो इसीलिए क्वेश्चन में वही पूछा गया था कि अंतिम व्यक्ति, मतलब धर्म में दीक्षित, बौद्ध धर्म में दीक्षित अंतिम व्यक्ति कौन था? बुद्ध के द्वारा सुभद्र था। तीसरा नंबर, मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है? तो देखिए मौर्य काल में सीता कहा जाता था राजकीय भूमि को, मतलब राजकीय भूमि से प्राप्त आय को कहा जाता था। तो विकल्प सी इसका आंसर हो जाएगा। दरअसल होता यह था कि जो राजकीय भूमि होती थी उसका मैनेजमेंट सीता अध्यक्ष करते थे, और उसी राजकीय भूमि से प्राप्त आय होता था उसको सीता कहते थे। तो यही क्वेश्चन में पूछा था। 4 नंबर क्वेश्चन, गायत्री मंत्र नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद के 3रे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। अब आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्या है? शिव की दक्षिणामूर्ति प्रतिमा उन्हें किस रूप में प्रदर्शित करती है? तो दक्षिणामूर्ति प्रतिमा यानी कि दक्षिण मुँह करके, दक्षिण की दिशा में मुँह करके शिव की प्रतिमा का जो स्थापना होता है, तो वो गुरु की भूमिका बताता है, शिक्षक की भूमिका, शिक्षक या गुरु की भूमिका शिव की बताता है। तो विकल्प है। 6ठा नंबर, चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं? तो इंतु या थियांतु के नाम से भारत का उल्लेख करते हैं चीनी लेखक। अब देखिए तो ये 6 क्वेश्चन आया था 2013 में प्राचीन भारत से। अब मध्यकालीन इतिहास देखते हैं। पहला 7 नंबर क्वेश्चन है, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफ़ा क्या था? तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लेता है, दारुल सफ़ा किस सुल्तान ने किया था? तो फिरोज शाह तुगलक। वैसे था क्या दारुल सफ़ा? तो एक खैराती अस्पताल था, विकल्प बी। 8 नंबर,
उत्तर भारत में चांदी का सिक्का टंका जारी करने वाला कौन मध्यकालीन शासक था? तो इल्तुतमिश। इल्तुतमिश 1211 से 36 तक इसका शासनकाल रहा है और इसने ही चांदी का सिक्का टंका के नाम से और तांबे का सिक्का जीतल के नाम से जारी किया था। अब देखिए आते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ। जो सुमेलित नहीं है उसे पहचानना है, तो जो सुमेलित है पहले उसे पढ़ लेते हैं। पुनः जजिया कर लगाना, तो किसने पुनः लगाया था? फारुखसियर ने लगाया था। अच्छा, इसी से एक चीज़ याद आता है कि समाप्त किसने किया था? तो अकबर ने समाप्त किया था 1564 ईस्वी में, ध्यान रखना है। जजिया को समाप्त किया था अकबर ने 1564 ईस्वी में। दूसरा विकल्प क्या है? मसूलीपट्टनम पर अधिकार फोर्ड ने किया, तो सही है ये। सती प्रथा निषेध अधिनियम लॉर्ड विलियम बेंटिक लेके आया था, ये भी सही है। अब लॉर्ड विलियम बेंटिक सती प्रथा नाम याद आया तो 2 फैक्ट याद आ रहा है। अधिनियम की धारा नंबर 17 के तहत ऐसा किया गया था और राजा राममोहन राय के सहयोग से किया गया था। अब देखिए लास्ट जो है गलत है, क्या है गलत? दास्ता का अंत मैल्कम, जी नहीं, दास्ता का अंत एलन बेरो ने किया था, जबकि मैल्कम का कुछ और फैक्ट है। देखिए क्या है, मैं पढ़ता हूँ व्याख्या। मैल्कम एक अमेरिकी पादरी थे जिन्होंने भारत की यात्रा कर 1830 के दशक में दक्षिण भारत में दास्ता का ब्यौरा दिया, दक्षिण भारत में, परंतु दास्ता के अंत से उनका कोई नाम जुड़ा हुआ नहीं है। दरअसल दास्ता का अंत 1843 ईस्वी में लॉर्ड एलनबरो द्वारा किया गया था। तो लॉर्ड एलनबरो जो एक्ट बनाया 1843 का, उसका धारा संख्या 5 में ये बातें की गई थी कि दास्ता का अंत हो गया। तो जिस तरह से धारा 17 के तहत सती प्रथा, उसी तरह धारा 5 1843 के तहत दास प्रथा का अंत हो गया। अब देखिए एक चीज़ और है जो मैंने बर्नवाल वाले से में ये पढ़ा था, बर्नवाल का जो ऑनलाइनर है एनसीईआरटी का, उसमें लिखा होता दास्ता का अंत 1562 ईस्वी में अकबर द्वारा भी किया गया था। तो अकबर का भी आता है नाम दास्ता प्रथा अंत करने के संबंध में 1562 ईस्वी से। अच्छा, आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, पहले बता देता हूँ 2 बात, फिर एक बात पूछूंगा। देखिए एलन वेरो से संबंधित जब एलन वेरो पढ़ते हैं तो 3 फैक्ट याद आता है। सबसे पहला प्रथम अफगान युद्ध हुआ था, आंग्लो अफगान युद्ध एलन वेरो के समय। दूसरा सिंध पर का विलय भी एलन वेरो ने किया। तीसरा ये कि संडे की जो छुट्टी अभी होती है ना, उस शुरुआत वही 1843 से हुआ था। उस समय गवर्नर जनरल कौन था? ये एलन वेरो था। चलिए अब 10 नंबर, अकबर की इच्छानुसार किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया? तो अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया था, अकबर की इच्छा के अनुसार रामायण का फारसी में अनुवाद। अच्छा, आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि महाभारत या श्रीमद् भगवत गीता का अनुवाद अकबर की इच्छा अनुसार किसने किया था? तो ये मुझे कमेंट में बताइए। वैसे अगर आपने वीडियो का स्क्रीन देखा होगा तो आपको हिंट मिल गया होगा। 11 नंबर, निम्नलिखित में से किसने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था? तो खुर्रम ने और महावत खां ने और खुसरो ने, तीनों ने किया था। खुर्रम, महावत खां और खुसरो। देखिए खुर्रम तो उनका बड़ा बेटा था, सॉरी खुसरो उसका बड़ा बेटा था। किसका? जहांगीर का। जहांगीर का खुसरो उसका बड़ा बेटा था, खुर्रम भी बेटा था लेकिन बड़ा नहीं था। अब देखिए क्या है, व्याख्या में पढ़ देता हूँ। सबसे बड़े पुत्र खुसरो ने जहांगीर के गद्दी पर बैठने के शीघ्र ही बाद विद्रोह कर दिया, जिसे 1606 ईस्वी में पराजित करना पड़ा। 1623 में उसका एक बेटा शाहजादा खुर्रम जो था वो विद्रोह किया, जिसको किसने दबाया? मुगल की सेना महावत खां के नेतृत्व में उस खुर्रम के विद्रोह को दबा दिया। और ये महावत खां खुद से फिर पता नहीं क्यों विद्रोह कर दिया 1626 ईस्वी में महावत खां ने जहांगीर के विरुद्ध। तो ये हो गया। अब देखिए 12 नंबर, निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत था? तो जेम्स प्रथम का राजदूत विलियम हॉकिंस था। तो कई बार क्वेश्चन आ चुका है विलियम हॉकिंस, तो विकल्प है। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए आधुनिक भारत से क्वेश्चन है। इतिहास, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के साथ अरुणा आसफ अली जुड़ी हुई हैं? तो भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ी हुई हैं। अरुणा आसफ अली या फिर जयप्रकाश नारायण, ये सब भूमिगत रह करके आंदोलन का नेतृत्व किए थे 1942 में, क्योंकि जो मुख्य नेता थे सबको तो जेल में बंद कर दिया गया था। 14 नंबर, 1 और 2, सूची 1 और 2 मिलाना है। तो देखिए रचनाएँ हैं और उनके लेखक हैं। तो जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखा था, राम मनोहर लोहिया ने गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन लिखा था, और लेडी कैथरीन मेयो ने मदर इंडिया लिखा था, जबकि लॉरी कॉलिंस एंड डोमिनिक लापियरे ने फ्रीडम एट मिडनाइट लिखा था। अब एक नहीं भी याद रहेगा ना तो 3 याद रहने से तो वैसे भी चल जाना है। फिर से मैं एक बार पढ़ देता हूँ, थोड़ा जटिल नाम था एक। तो जवाहरलाल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया, राम मनोहर लोहिया गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, लेडी कैथरीन मेयो मदर इंडिया, और लॉरी कॉलिंस एंड डोमिनिक लापियरे फ्रीडम एट मिडनाइट। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15,
1942 में कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया था? तो देखिए, बम्बई का जो 1942 का अधिवेशन हुआ तो उसमें भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किसने दिया? तो जवाहरलाल नेहरू ने, जो विकल्प ए है। लेकिन अगर पूछे कि उस प्रस्ताव का अनुसमर्थन किसने किया, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा अनुसमर्थन किया था। ध्यान रखिएगा, मैं विट्ठल भाई नहीं बोल रहा हूँ। विट्ठल भाई पटेल तो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष बनाए गए थे, प्रथम भारतीय थे शायद वो। इसका बोल रहा हूँ, वल्लभ भाई पटेल ने अनुसमर्थन किया था भारत छोड़ो आंदोलन का, और प्रस्ताव दिया था जवाहरलाल नेहरू ने। अब आगे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है, मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन 1940 की अध्यक्षता किसने की थी? मोहम्मद अली जिन्ना ने। अच्छा, ये क्यों क्वेश्चन पूछा पता है? क्योंकि 1940 के मुस्लिम लीग लाहौर अधिवेशन का महत्व है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान का प्रस्ताव वहीं पर अपनाया गया था मुस्लिम लीग के द्वारा, इसीलिए। 17 नंबर, चंपारण में 3 कठिया प्रथा का तात्पर्य क्या है? तो वही 3/20 भाग पर नील की खेती करना, ए नंबर ऑप्शन। 18, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था, गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद हमेशा बना रहेगा? तो ये कराची का अधिवेशन 1931 में हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और उसी समय गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद हमेशा बना रहेगा। 19 नंबर, किसने कहा था तिलक भारतीय अशांति के जनक हैं? तो ये वेलेंटाइन सिरोल ने कहा था। अब यहाँ चिरोल लिखा हुआ है, लेकिन वेलेंटाइन सिरोल ने कहा था कि तिलक जो हैं, बाल गंगाधर तिलक, भारतीय शांति के जनक हैं। हालांकि तिलक जी इसके खिलाफ मानहानि का मुकदमा किए हैं और केस लड़ने के लिए इंग्लैंड भी गए थे। अब 20 नंबर, माउंटबेटन योजना आधार बनी, तो देश के विभाजन का, देश का विभाजन माउंटबेटन योजना के आधार पर तो हुआ था। इसी को 3 जून का योजना भी कहते हैं। 21 नंबर, 1937 में प्रांतों में मंत्रिमंडल के निर्माण के उपरांत कांग्रेस का शासन कितने महीनों तक चला था? तो पिछले क्वेश्चन में डिस्कस हो चुका था कि 28 महीने तक शासन चला था और उसके बाद इस्तीफा दे दिया। क्यों? क्योंकि द्वितीय जब विश्व युद्ध हो रहा था तो भारत से बिना पूछे, भारतीयों से बिना पूछे अंग्रेजों ने क्या किया, उसको घोषित कर दिया युद्ध में, भारत को घोषित कर दिया कि हाँ युद्ध में ये भी शामिल है। तो इसी के प्रति विरोध प्रदर्शित करने के लिए सभी कांग्रेस के मंत्रिमंडलों ने इस्तीफा दे दिया था सामूहिक रूप से। अच्छा, आपसे क्वेश्चन पूछना, अभी डिस्कस किया था, ये जो 1928 महीने की जो सरकार थी, उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री कौन थे? याद कीजिए। और न्याय कानून मंत्री कौन थे? याद कीजिए। लेकिन एक का कमेंट बॉक्स में आंसर भी दीजिए कि वित्त विभाग किसके हाथ में दिया गया था उत्तर प्रदेश में? तो अभी यही क्वेश्चन पूछा गया था। 22 नंबर, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित था? तो उपलब्ध विकल्पों में से बीजी तिलक। देखिए क्या कहानी है डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी का, थोड़ा महत्वपूर्ण है। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना वैसे कहा जाता है कि 1880 में हुई, लेकिन उस समय इसका नाम डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी नहीं, न्यू इंग्लिश स्कूल था। 4 साल बाद यानी कि 1884 में इसी न्यू इंग्लिश स्कूल का नाम बदल करके कर दिया गया डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी। तो ये डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी 1884 में स्थापित हुआ औपचारिक रूप से। अब इसके संस्थापकों में से कौन थे? एक तो बीजी तिलक ऑप्शन में ही है, इसके अलावा थे BK चिंपलूकर और MB नाम जोशी, ध्यान रखना है। 23 नंबर, बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालयों की स्थापना कब हुई? तो 1861 में। क्यों? क्योंकि कैनिंग के काल में भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1862 ये 61 आई थी और 1862 में स्थापना हुआ था 3 जगह, बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में। लेकिन यहाँ पर 1862 है नहीं, तो नियरेस्ट तो 1861 ही है, इसलिए 1861 यहाँ पर ऑप्शन होगा सही। ध्यान रखना है। किसके काल में आई थी? कैनिंग के काल में। 24 नंबर, आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों के लाल किले में चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष में निम्नलिखित में से किसने वकालत की थी? तो सर TB सप्रू, तेज बहादुर सप्रू ने की थी। इस मुकदमे में बचाव पक्ष के वकीलों के समूह की अध्यक्षता भूला भाई देसाई कर रहे थे, जबकि मतलब 4 लोग थे ये आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों के बचाव के लिए। उसमें से जो मेन अध्यक्ष थे चारों के, वो थे भूला भाई देसाई, और सदस्यों में थे तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू और काटजू भी थे। अब देखिए इधर आते हैं। अच्छा, ये लास्ट क्वेश्चन है इसका, 25 नंबर, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्नलिखित में से किसने वायसराय के कार्य परिषद से त्यागपत्र दे दिया था? तो सर शंकर नायर ने दे दिया था। किसने दे दिया? सर शंकर नायर ने। अच्छा, रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में अगर पूछता तो क्या बोलते? नाइटहुड की उपाधि का त्याग कर दिया था इन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड में। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ और इसी के विरोध में शंकर नायर ने वायसराय के कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया और रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी।
अब आप मुझे बताइए कि गांधी जी ने क्या त्याग किया था इसके एवज में, मतलब इसके समय। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज की मांग की? तो औपनिवेशिक स्वराज की मांग नेहरू रिपोर्ट में सबसे पहले किया गया था। अब इसमें ऑप्शन में ना थोड़ा कन्फ्यूजन है, कैसे? देखिए इस ऑप्शन के हिसाब से तेज बहादुर सप्रू और जायकर होंगे, लेकिन थोड़ा व्याख्या देखिए। देखिए नेहरू रिपोर्ट में सबसे पहले मांगा गया था, तो नेहरू रिपोर्ट, नेहरू के अध्यक्ष कौन थे नेहरू रिपोर्ट के? मोतीलाल नेहरू थे, पंडित मोतीलाल नेहरू। तो बी नंबर ऑप्शन में पंडित मोतीलाल नेहरू लिखे हुए हैं, लेकिन नहीं ये सही होगा। क्यों? क्योंकि गोविंद वल्लभ पंत का नाम आ गया, तो ये नहीं सही होगा। तो उपयुक्त जो होगा उस सर तेज बहादुर सप्रू और जायकर। ठीक है, अब देखिए अब 2014 का है, तो 2014 वाला आप दूसरे वीडियो में देखेंगे, बहुत ज़्यादा लगता है बड़ा हो जाएगा वीडियो। तो अभी इस वीडियो को यहीं तक रुकते हैं। अगर आपको अच्छा लग रहा हो, पसंद आ रहा हो, तो आप लाइक कीजिए। आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन कारण ज़रूर बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं सुधार करूं और आपकी सहायता में और ज़्यादा से ज़्यादा योगदान दे सकूं। धन्यवाद।